हेलो दोस्तों, आप सबका अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट के गणित शिक्षण में स्वागत करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4, जिसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पोलाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है समस्या को समझना, कॉमा योजना तैयार करना, पुनः जांचना या योजना को कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी समस्या को समझना, योजना को तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना। ऑप्शन सी योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। ऑप्शन डी योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। तो अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो जो समस्या समाधान मॉडल होता है सबसे पहले उसमें समस्या को ही समझा जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो आपके दो ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बचे कितने ऑप्शन? बचे आपके दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में अब देखते हैं क्या आपका सही होगा। इन दोनों ऑप्शन में पहला है समस्या को समझना, ये तो सही है। योजना को समझने के बाद योजना तैयार किया जाता है। अब योजना तैयार करने के बाद पुनः चेक नहीं किया जाता है, यानी उसके बाद सीधे क्या किया जाएगा, योजना को कार्यान्वित करना। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट भी क्या होगा, गलत होगा और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन में जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, अमूर्त प्रकृति। ऑप्शन बी है हियरार्चिकल इन नेचर, श्रेणीबद्ध प्रकृति। या ऑप्शन सी लॉजिकल इन नेचर, तर्कसंगत प्रकृति। या ऑप्शन डी कॉन्क्रीट इन नेचर, मूर्त प्रकृति। तो आप इसमें देखेंगे जो आपका ऑप्शन सही होगा कि अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो अमूर्त प्रकृति तो मैथमेटिक्स में होती है, श्रेणीबद्ध प्रकृति भी होती है। श्रेणीबद्ध प्रकृति का मतलब अगर हम एक डिजिट के नंबर बताना सिखा दिए हैं तो उसके बाद हम दूसरे डिजिट के नंबर बताएंगे, 2 डिजिट वाले नंबर बताएंगे। तर्क संगत भी होती है लेकिन कभी भी मूर्त प्रकृति नहीं होती। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर a teacher gave the following question to solve. Take 2 digit, say 3 and 5. Make 4 digit number using both the digit equal number of times. Is your answer unique? यानी संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है, यूनिक है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा। आगे की ओर चलें, ऑप्शन ए। यहाँ एक खुले सिरे वाला प्रश्न है जो छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी की बात करें, यह एक बंद सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन सी गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण। आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा कि जो ये प्रश्न दिया गया है वो खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन सही होगा ए। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, which of the following process are indicative of mathematician of child's thinking? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार निम्न में से
कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं? ऑप्शन ए है गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना। ऑप्शन बी है प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का प्रयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना। ऑप्शन सी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। या ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन वहाँ पे सही होगा जो शिक्षक सहपाठियों को साथ में लेकर उस पर बात विमर्श किया जाता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल curriculum framework 2005, the shape of mathematics education has become taller and more spindly rather than broad and rounded. This means यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोली होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकुआ आकार हो गया है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन बी गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन सी गत वर्ष में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाँट की गई है, नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अगर आप 5th में ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें कुछ विषयों में काट छाँट करके उसमें और भी विषयों को क्या कर दिया जाए, समावेश कर दिया जाए। इस प्रकार आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। ऑप्शन बी है एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी है इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। या ऑप्शन डी है यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन सी बी सी एंड डी, या ऑप्शन डी ए सी एंड डी। अगर इस पर ध्यान दें क्वेश्चन में कि मानचित्रों का उपयोग किया जाता है गणित में के अध्ययन में अवधारणा मानचित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला देखें यह एक जटिल तंत्र है जो कि अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। ऑप्शन ए भी सही है। यह एक रैखिक व्यवस्था है, ये भी सही है। ये आपका गलत है, यह एक रैखिक व्यवस्था नहीं है। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। यहाँ पे नहीं है दिया गया है। ऑप्शन ए एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। ऑप्शन बी है बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा। ऑप्शन सी है आकलन के लिए ICT पर आधारित उपकरणों का उपयोग। या ऑप्शन डी है अवधारणा मानचित्र का उपयोग। कह रहा उपयुक्त विधि नहीं है, तो बी सी और डी देखेंगे तो दोनों गणित की शिक्षा में उपयुक्त विधि अपनाते हैं। तो आपका जो उपयुक्त विधि नहीं है कि एक परीक्षा जो कि तथ्यों सूत्रों का स्मरण करने पर आधारित हो, यह बिल्कुल गलत है। इससे बालक में तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। इसलिए आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, या गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित है। ऑप्शन सी, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। या ऑप्शन डी, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका सही जवाब होगा कि गणितीय जो अवधारणाएं, पूर्व ज्ञान का मतलब है एक श्रेणीबद्ध क्रम, इसलिए गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होगी, श्रेणीबद्ध होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि सम ऑफ 6 and 7 is 13। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 6, यानी 6 और 7 का योग 13 है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए परिभाषा है। ऑप्शन बी साध्य प्रतिज्ञप्ति है। ऑप्शन सी ओपन सेंटेंस या मुक्त वाक्य है। या ऑप्शन डी संयोजन समुच्चय बोधक वाक्य है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा कि यह एक साध्य है, यानी सीधे उद्देश्य की तरफ पहुँच रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ऑप्शन बी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। या ऑप्शन सी ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन। या ऑप्शन डी अवबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10 सही होगा वो सही होगा। सबसे पहले हम अपसारी चिंतन के लिए क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के बाद संश्लेषण करेंगे और संश्लेषण के बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जियो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटी कुड बी। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना। ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना। या ऑप्शन डी है विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। तो आप देख रहे हैं कि जियो बोर्ड का यूज ज्यामितीय आकृतियों के अवधारणाओं को समझाने के लिए होता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन बी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण को बच्चे की ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, समाधान और समस्या के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन उसे आगे की ओर नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं करवानी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। ऑप्शन बी मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। ऑप्शन सी चंद्रमा के उदय का समय नहीं, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करवानी चाहिए। तो स्थानीय समाज के विकास के लिए कौन सी गतिविधि करवानी होगी, ऑप्शन नंबर ए बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। ठीक है, आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संगठन उद्देश्य है। ऑप्शन ए संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी बीजगणित पढ़ाना। ऑप्शन सी परिकलन का मापन पढ़ाना। या ऑप्शन डी रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना। तो ऑप्शन 14 में जो आपका सही जवाब होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है
उसका मुख्य उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ऑप्शन ए, गणित की प्रकृति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में। ऑप्शन बी, समस्या के समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन सी, गणित को आनंददायक बनाने में। या ऑप्शन डी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर 15 जो सही होगा वो सही होगा जो जीवन के साथ संबंध स्थापित करे, प्रतिदिन के कार्यों के साथ संबंध दिखाया जाए, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। तो आप इनमें से देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें, यानी कौन सा ऑप्शन 15 में सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित सीखने के संबंध में? ऑप्शन ए, गणित में प्रदर्शन करने उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं को सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी है, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। या ऑप्शन डी, स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन बी, कार्य विधिक ज्ञान को केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सी, गणितीय संकल्प नाव में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन डी, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चों के भौतिक और प्राकृतिक प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन जो सही होता है ऑप्शन नंबर ए सही होता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। ऑप्शन बी, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। ऑप्शन सी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन डी, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना या चित्रांकन करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी गणित की कोई समस्या मिले तो उसको प्रश्न का हल करने के लिए प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना या कंठस्थ करना, यहाँ पर रटने वाली कोई भी विधि काम नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, यहाँ पे रट लेना दिया गया तो कभी भी क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी गलत हुआ। ऑप्शन डी की बात करें, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना या चित्रांकन करना। कंठस्थ यहाँ भी याद करने के लिए दिया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 18 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, विवेचन करना, चल का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने की वजह गणित कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है डेविड व्हीलर, ऑप्शन विवेन हाइल, ऑप्शन सी जॉर्ज पोल्या या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो आप देखेंगे आपका जो सही ऑप्शन होगा डेविड व्हीलर। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर परीक्षा के लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। ऑप्शन ए, व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल में। ऑप्शन बी, दृश्य बनाने और सार संभालने में। यहाँ पे होगा सार। ठीक है, सार संभालना। ऑप्शन सी, बातचीत, जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा कि आसपास की गतिविधियों को ध्यान देने के लिए। ठीक है,
छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। इसलिए आपका सही जवाब जो हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आप सही ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगर ये आपको नए क्वेश्चन लगे हों और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देखिएगा, तो आप जान लीजिए आप ही बहुत अच्छे स्तर पे आपकी तैयारी हो गई है। तो अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर क्या किया जाता है, विराम दिया